Hello and welcome, my dear friends. So, today we will talk about a very important topic, that is budget 2021. तो यूपीएससी के एग्जाम्स बहुत करीब हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाने हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो मैं हूँ आपकी मेंटर और एजुकेटर प्रकृति कपूर, और मैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करना चाहती हूँ जिन टॉपिक्स से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। एक ब्रीफ और बहुत ही ऐसा रेलेवेंट डिस्कशन करेंगे जिस डिस्कशन के बाद में आपका ये बजट की तरफ से एक माइंड बहुत क्लियर होगा कि हाँ, मुझे पता है कि बजट में क्या चीज़ें हुई हैं। मुझे लगता है इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने के बाद आप बजट से आए हुआ एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स में ही प्रिपेयर किया गया पूरा का पूरा एनालिसिस है, जिसका पीडीएफ भी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगी। फिलहाल अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, और पीडीएफ मैं आपको दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, तो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो बात करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बजट 2020 के बारे में। तो बजट 2020 फुल एनालिसिस, इसके सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी, प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल बजट 2021 की बात करें तो ये लोकसभा में पास किया गया। इसको पास किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। तो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर की ही जिम्मेदारी होती है कि वो बजट को पेश करेंगी। अगर हम आज़ाद भारत की बात करें या हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, तो हमारे आज़ाद भारत में ये अब तक का सबसे लंबा भाषण था जो बजट के ऊपर दिया गया था। तो कितने देर का, इसकी ड्यूरेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। तो ये ड्यूरेशन है 2 hours and 40 minutes। तो यहाँ पर 2 hours and 40 minutes लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। तभी हमने यहाँ से पहली चीज़ सीखी कि निर्मला सीतारमण, और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, कि ये जो आज़ाद भारत का सबसे लंबा भाषण था 2 घंटे 40 मिनट का। अगर हम थीम की बात करें तो बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम भी था, और थीम था सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। हमारा जो बजट पेश हुआ वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पेश किया गया। तो ये है हमारा बजट, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है एस्पिरेशनल इंडिया, जिसे महत्वाकांक्षी भारत कहा जाता है। इसके अंदर महत्वाकांक्षी भारत के अंदर ये हम व्हाट डू वी एस्पायर, तो क्या चीज़ें जो हैं हम एस्पायर करते हैं। तो इसमें कृषि यानी कि जो फार्मिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, सिंचाई यानी कि इरिगेशन के ऊपर बातें की गई, और ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बातें की गई। दूसरा है स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता के ऊपर बातें की गई कि हेल्थ, वाटर एंड जो हमारा क्लीनलीनेस है, जिसको हम कह सकते हैं सफाई से रिलेटेड बात की गई है। और तीसरा है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो पढ़ाई और किसी को पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में स्किल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो ये दूसरा पार्ट था जिसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है बजट के अंदर। उद्योग, व्यापार और निवेश, तो जो इंडस्ट्रीज है, ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे आधारभूत संरचना भी कहा जाता है, और न्यू इकोनॉमी यानी कि नई अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात करी गई है, जिसको हम डिटेल में किसमें कितना पैसा दिया गया है इसकी बात करने वाले हैं। फिलहाल तीसरी बात करें तो यह है केयरिंग सोसाइटी, जिसे जिम्मेदार समाज के नाम से बोला गया। महिला और बच्चों का सामाजिक कल्याण, इस पर ध्यान दिया जाना है। संस्कृति और पर्यावरण और जलवायु, ये सारी चीजें जो है इसके विधि रखी गई है। तो कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास की बात करें तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें कुल बजट कितने का पेश किया गया। तो ये 2.83 लाख करोड़ रुपए का बजट था, 2.83 लाख करोड़। और इस पूरे के पूरे पैसे को 2 पार्ट में बांटा गया था। एक तो कृषि सिंचाई, तो याद रखना कृषि और सिंचाई में 2 चीज़ें आ रही हैं, इसलिए ये 1.60 ज़्यादा अमाउंट इसमें है, 1.60 लाख करोड़। और इधर ग्रामीण विकास है 1.23। तो 2.83 में से 1.60 लाख करोड़ कृषि और सिंचाई, और ग्रामीण विकास के लिए 1.23 लाख करोड़। किसान की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। हमसे वर्ष पूछा जा सकता है 2022। किसान की आय को 2 गुना कब तक कर देंगे? 2022 तक।
इसके अलावा एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम है 16 सूत्रीय। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 सूत्रीय कार्यक्रम। पीपीपी मॉडल। पीपीपी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो सरकारी क्षेत्र है, जो निजी क्षेत्र है, और दोनों का मिलाकर एक पार्टनरशिप लेकर चलने का काम है। तो इस मॉडल के तहत किसान रेल और कृषि उड़ान की बात करी गई है, यानी कि पर्टिकुलरली फार्मर्स से रिलेटेड रेलवेज और उड़ान, कृषि उड़ान की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं एरोप्लेन्स वगैरह का भी कुछ ना कुछ करेंगे। इसके विदिन जो है रेफ्रिजरेटेड डब्बे रखे जाएंगे, क्योंकि देखो फ्रिज में क्या होता है, सामान खराब नहीं होते। तो इन ट्रेनों में ऐसे डब्बे होंगे जिसमें रेफ्रिजरेटर रखा होगा, या फिर पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन का सिस्टम होगा, जिसमें सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है तो वो पेरिश ना हो जाए, खराब ना हो जाए। पीएम कुसुम योजना की अगर हम बात करें तो इसको जो है आगे बढ़ाने की बात करी गई है। 20 लाख किसानों को, कितने किसानों को? 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी और बंजर भूमि को ठीक करने का काम किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद, ये हर एक पर्टिकुलर जिले का एक खास उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको बढ़ावा देने की बात करी गई है। और नाबार्ड क्या काम करेगा यहाँ पर? नाबार्ड का काम होगा कि गांव में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज के सिस्टम को आगे बढ़ाए। तो यहाँ पर अभी हमने एक बात जानी है कि 2.83 लाख करोड़ का जो है ये पूरा का पूरा फंडिंग हुई है कृषि सिंचाई और ग्रामीण के लिए, जिसमें सिंचाई में 1.60 लाख करोड़ और ग्रामीण में 1.23 लाख करोड़ आता है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की बात करी गई है। 16 सूत्रीय कार्यक्रम को शुरू किया गया है। किसान के लिए रेल और उड़ान से रिलेटेड रेफ्रिजरेटेड डब्बे लाए जाएंगे। कुसुम योजना के तहत किसानों को 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, और नाबार्ड जो है गांव में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बजट बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट में मैंने खुद आपके लिए लिखा है कि आप जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मेमोराइज कर सकें। अगली बात करते हैं हम, इसमें ज़्यादातर चीज़ें रिपीटेड हैं। नीचे देखते हैं कि ऑर्गेनिक खेती पर बल दिया जाएगा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है हमारे लिए फिलहाल। 2021 तक 15 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। जो गांव के जो फार्मर्स वगैरह हैं उन्हें 15 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा 2021 तक। और 2022-23 में तक मछली उत्पादन को 20 लाख टन तक बढ़ा दिया जाएगा। तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, उतने ज़्यादा रेलेवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। देखो 2025, 2025 और 2025, यानी कि ये तीनों ही 2025 की बात करने वाले हैं। पशुओं में एफएमडी, एफएमडी का फुल फॉर्म हमसे पूछा जा सकता है, फूड एंड माउथ डिसीज, फूड एंड माउथ डिजीज और ब्रूसेलेसिस बीमारी को समाप्त करने की बात करी गई। ब्रूसेलेसिस, फूड एंड माउथ डिजीज और ब्रूसेलेसिस बीमारी को समाप्त करने की बात करी गई है। तो ये जो बात है, ये जो फूड एंड माउथ डिजीज है, ये किसमें पाया जाता है? पशुओं में। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रूसेलेसिस बीमारी किसमें पाई जाती है? पशु में पाई जाती है। हमसे किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है, और ये इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी फैलने वाली बीमारी है। इसको खत्म करना है, ब्रूसेलेसिस को खत्म करना है, फूड एंड माउथ डिजीज को, एफएमडी को खत्म करना है। ये पशुओं में होने वाली बीमारी है, और इसे कौन से वर्ष तक खत्म करना है? 2025 तक। पीपीआर रोग को खत्म करने का लक्ष्य है ना। बकरियों में होने वाली बीमारी है पीपीआर रोग। देखो तो ये जो हमारी दो बीमारियां हैं, पहली वाली जो बीमारी थी वो कैटल्स में, पशुओं में होती थी। जब किसी कैटल को बच्चा होता था, उस बच्चा होने के दौरान अगर जो भी उसका सारा रिप्रोडक्शन का काम करवा रहा है, उसने अगर ग्लव्स नहीं पहने हैं तो एक इंसान को और उस कैटल को, दोनों को बीमारी हो जाती थी, जिसके कारण ये फैलती रहती थी और बहुत नुकसान करती थी। और पीपीआर की अगर हम बात करें, पेस्ट डेथ प्रेफिट रुमिनेंट्स, तो इसको जो है गोट प्लेग भी कहा जाता है। गोट प्लेग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बकरियों में होता है, और इससे क्या होता है कि अगर कोई बकरी अगर इसके संपर्क में आती है तो 10-20 दिन के अंदर अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस पीपीआर का थोड़ा फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इसको गोट प्लेग कहते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। और ख़त्म करने का ईयर क्या है? 2025 है। 2025 तक दूध उत्पादन के लक्ष्य को दोगुना करना है, ये भी ध्यान रखना। तो 2025 तक 3 काम हो गए। कौन कौन से? पशुओं में होने वाली फूड एंड माउथ डिजीज और ब्रूसेलेसिस डिजीज को खत्म करना है, पीपीआर को खत्म करना है, और तीसरी चीज दूध उत्पादन के लक्ष्य को दोगुना करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का विस्तार करना है। जो पुरानी योजनाएं हमसे पूछी जाती है ना, वो ऐसी ही योजनाएं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है हमारे लिए। 25 सितंबर सन 2014 को इस योजना को लाया गया था। इसमें क्या किया जाता है कि गरीबी को कम करने से रिलेटेड ट्रेनिंग देने का काम है। तो दीनदयाल
अंत्योदय योजना को बढ़ाने के बारे में बात करी गई है। आगे देखते हैं, अगला है स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता। स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल कितना पैसा दिया गया है? 69,000 करोड़ रुपए। 69,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आरोग्य योजना को आगे बढ़ाया गया है और उसमें इंक्रीमेंट किया गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स बनाने की बात करी गई है। ध्यान रखिएगा 2025 में एक और टारगेट है, टीबी हारेगा और देश जीतेगा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो 2025 के हमारे कई प्रोग्राम हो गए। कौन कौन से प्रोग्राम हो गए? पहला हो गया हमारा वो जो बीमारी है ब्रूसेलोसिस या फूड एंड माउथ डिजीज, उसको खत्म करना। पीपीआर गोट प्लेग को खत्म करना। दूध उत्पादन को 2 गुना कर देना और टीबी हारेगा देश जीतेगा स्कीम के विदिन टीबी को खत्म कर देना। इंद्रधनुष योजना एक योजना है, इंद्रधनुष। इसमें कितनी नई बीमारियों को ऐड किया गया है? ध्यान रहे 12 बीमारियों को। स्वच्छता के क्षेत्र में देखो, ये तो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया ना, अब हम स्वच्छता के क्षेत्र की बात करेंगे। स्वच्छता के क्षेत्र में 12,300 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। देखो, स्वच्छता के क्षेत्र में 12,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और मैंने बताया था कि पानी के लिए भी काम किया गया, तो जल जीवन मिशन के तहत 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस योजना का कुल बजट, चलो ये जो जल जीवन मिशन है ना, इसका कुल बजट 3.6 लाख करोड़ था, जिसमें से इस साल 2020-21 में इसको 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ध्यान रहे, स्वास्थ्य में 69,000, स्वच्छता में 12,300 और जल जीवन में 11,500। तो एक आंकड़ा जो है एक ले लीजिए कि स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़, स्वच्छता के लिए 12,300 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि शिक्षा की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैसा देना बनता है, तो 99,300 करोड़ रुपीस। ध्यान रहे 99,300 करोड़ रुपीस। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में 3,000 करोड़। तो मैं 2 बातें कही ना, एजुकेशन में 99,300 करोड़ रुपीस, जबकि स्किल डेवलपमेंट में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति को ऑनलाइन शिक्षा, आप देख रहे हैं इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है, तो शिक्षा सब ऑनलाइन ही चल रही है, तो ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस को जिला से जोड़ा जाएगा, जिससे कि हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो ये जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इस टॉपिक को जो है मैं नेक्स्ट बहुत जल्द, आज ही कल में तीनों पार्ट्स को कवर करूंगी 1 बाय 1। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने कवर किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है विजिट करिएगा, आज इसको गो थ्रू करिएगा। इसके ऊपर हम क्विज भी करेंगे टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम में मैं आपको जो है क्विज क्वेश्चंस भी करवाऊंगी इस बजट से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।